सभी को नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक कैडर ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2024 इस जर्नी में हम आज शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम है। ये मध्य प्रदेश में सहकारी सोसाइटियों के गठन, उनके पंजीकरण और उनके कार्य संचालन के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश है, वो प्रदान करता है। तो इस अधिनियम को समझने से पहले हमें सहकारी समितियों को समझना चाहिए कि आखिर ये सहकारी समितियाँ क्या होती है। तो सहकारी समिति एक संगठन होता है जो सदस्यों के आपसी सहयोग और सहभागिता के आधार पर स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। सहकारी समिति के सदस्य एक समान अधिकार और हिस्सेदारी रखते हैं और इसका प्रबंधन सदस्य ही करते हैं। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में सहकारी समितियों का गठन मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत किया जाता है। यह अधिनियम सहकारी समितियों के गठन, पंजीकरण, प्रबंधन और नियमन के लिए नियम और दिशा निर्देश प्रदान करता है। देखिए, जो सहकारी समिति होती है, ये एक विधि व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए पंजीकृत होती है। जैसे जब कोई व्यवसाय करता है तो वो एक बिजनेस एंटिटी होता है और एक नए नाम से या एक पृथक नाम से अपने व्यवसाय का संचालन करता है। उसी तरह जब कोई संगठन, कोई व्यक्तियों का संगठन कोऑपरेटिव एक्ट में पंजीकरण कराता है तो वह सहकारी समिति के रूप में जाना जाता है। इसको हम थोड़ा-सा कंपनी और कोऑपरेटिव समितियों में अंतर के हिसाब से अगर देखें, तो हम इसे और अच्छे से समझ पाएँगे। तो देखिए, कंपनी और सहकारी समिति दोनों ही संगठनात्मक ढांचे हैं, लेकिन उनके उद्देश्य, संरचना, प्रबंधन और कानूनों में काफ़ी भिन्नताएँ होती है। यहाँ इन दोनों के बीच प्रमुख अंतर दिए गए हैं। जैसे उद्देश्य, कंपनी का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है और इसे व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से शेयरधारकों के लाभ के लिए संचालित किया जाता है। इसमें पूंजी निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देने की प्राथमिकता होती है। वहीं सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देना होता है। इसका लक्ष्य सदस्यों के कल्याण को प्राथमिकता देना होता है, न कि केवल मुनाफा कमाना। सहकारी समितियों का मुख्य फोकस सहभागिता और सहयोग पर होता है। इसके लीगल फ्रेमवर्क या कानूनी ढांचे को देखें तो कंपनियों का पंजीकरण और संचालन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत होता है। यह कानून कंपनियों के गठन, प्रबंधन और समाप्ति को नियंत्रित करता है। उसी तरह सहकारी समितियों का पंजीकरण और संचालन सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत होता है। उदाहरण के लिए जैसे मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों का गठन मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत अंतर्गत किया जाता है। स्वामित्व ओनरशिप की बात करें तो कंपनी के मालिक उसके शेयर धारक होते हैं। उनकी हिस्सेदारी कंपनी में उनके द्वारा खरीदे गए शेयरों की संख्या पर निर्भर करती है। शेयर धारकों का मुनाफा कंपनी के लाभ पर आधारित होता है। और सहकारी समितियों में सभी सदस्य की समान हिस्सेदारी होती है। प्रत्येक सदस्य को एक सदस्य एक वोट का अधिकार मिलता है, चाहे उनकी आर्थिक हिस्सेदारी कितनी भी हो। वहीं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की बात करें तो कंपनी का प्रबंधन उसके निर्देशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है, जिसे आमतौर पर शेयर धारकों द्वारा चुना जाता है। बोर्ड कंपनी के संचालन से जुड़े प्रमुख निर्णय लेता है। सहकारी समिति का प्रबंधन भी एक प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ निर्णय लेने में सभी सदस्यों की सहभागिता और सहयोग पर जोर दिया जाता है। हर सदस्य का समान वोटिंग अधिकार होता है। और फिर देखा जाए लाभ का वितरण, तो कंपनी का मुनाफा जो है वो शेयर धारकों के बीच लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है, जो उनकी शेयर होल्डिंग के अनुसार होता है। वहीं सहकारी समितियों में मुनाफा सदस्यों के बीच उनके द्वारा
की गई लेन-देन या सेवाओं के उपयोग के आधार पर वितरित किया जाता है, ना कि उनके हिस्सेदारी के अनुसार। लाभ का एक हिस्सा समिति के विकास के लिए रखा जाता है। वहीं न्यूनतम सदस्य जो है, कंपनी या एक निजी कंपनी को पंजीकरण के लिए कम से कम 2 शेयरधारक चाहिए होता है, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7 शेयरधारक होना चाहिए। वहीं सहकारी समिति के गठन के लिए राज्य के कानून के अनुसार एक निश्चित न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के गठन के लिए कम से कम 20 सदस्यों की आवश्यकता होती है। वहीं इनके रेगुलेशन की बात करें तो कंपनी पर केंद्र सरकार विशेष रूप से कंपनी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी और सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नियंत्रण होता है। सहकारी समितियों का विनियमन राज्य सरकार के सहकारी विभाग और रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है, जो उनकी गतिविधियों और वित्तीय मामलों पर नजर रखते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा सहकारी समितियों का नियंत्रण किया जाता है। कंपनी का मूल सिद्धांत पूंजी आधारित होता है, यानी जो लोग अधिक निवेश करते हैं उनका निर्णय लेने में अधिक अधिकार होता है। वहीं सहकारी समितियों का मूल सिद्धांत सदस्य आधारित होती है, जहां हर सदस्य का समान अधिकार होता है, चाहे उनकी हिस्सेदारी कितनी भी हो। सो इस मूल बातों से आप समझ चुके होंगे कि कंपनी और सहकारी समितियों में कुछ कुछ समानता भी है, लेकिन एक बहुत कुछ अंतर भी है। चलिए आगे देखते हैं कि हम जो कंपनी अधिनियम है इसका एक अवलोकन करें। सो देखिए, दिनांक 28 अप्रैल 1961 61 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी और अनुमति के बाद मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 12 मई 1961 को यह प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। इस अधिनियम में कुल 11 अध्याय और 96 धाराएं हैं। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 सहकारी सोसाइटियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और यह अधिनियम सोसाइटियों की स्थापना, संचालन और नियमन करता है। अब इस सहकारी सोसाइटी अधिनियम की जो मुख्य विशेषता है, वो यह है कि पंजीकरण के लिए किसी समिति के पंजीकरण के लिए कम से कम 20 सदस्य आवश्यक है। सभी सदस्य का समान वोटिंग अधिकार होता है। प्रबंध समिति द्वारा समितियों का संचालन किया जाता है और समितियों के लिए वार्षिक ऑडिट अनिवार्य होता है। विवाद समाधान हेतु समितियों के मध्य विवाद या उनके सदस्यों के मध्य विवाद होने पर विवाद निवारण के प्रावधान अधिनियम में किए गए हैं। अब हम देखते हैं जो रजिस्ट्रार की भूमिका है। तो रजिस्ट्रार सोसाइटियों के संचालन की निगरानी करता है और रजिस्ट्रार ही समितियों का पंजीकरण, निरीक्षण और विघटन के अधिकार रखते हैं। अब देखिए, ये तो हम एक मोटा-मोटा एक रूपरेखा देख ली है। हम इन सब से लेकर शुरुआत में हम कुछ एमसीक्यूज़ भी लगाते हैं, जिससे हमने जो-जो पढ़ा है वो हमें याद रहे। तो देखिए, हमने कुछ एमसीक्यू रखे हैं, हम उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला है, मध्य प्रदेश में सहकारी सोसाइटियों के गठन के लिए अधिनियम पारित किया गया। अ है मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962। ब मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। स मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 और द मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1960। तो इसका सही आंसर होगा ब मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, जिसमें कुल 11 अध्याय और 96 धाराएं हैं। अगला, मध्य प्रदेश में सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 लागू किया गया। तो अ है 28 अप्रैल 1961, ब 12 मई 1960, स 12 मई 1961, द 28 अप्रैल 1962। तो इसका करेक्ट आंसर है स 12 मई 1961। देखिए, 12 मई 1961 को मध्य प्रदेश राज्य पत्र में पहली बार इसका प्रकाशन किया गया था, जिसमें कुल 11 अध्याय और 96 धाराएं हैं।
तीसरा है मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 नियम और दिशा निर्देश प्रदान करता है। किसके संबंध में? तो ये समितियों के गठन, पंजीकरण और परिसमापन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द कि यह अधिनियम सहकारी समितियों के गठन, पंजीकरण, प्रबंधन और नियमन के लिए नियम और दिशा निर्देश प्रदान करता है। चौथा हम देखेंगे मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अनुसार सहकारी समितियों की स्थापना, प्रबंधन और निगरानी करता है। सो रजिस्ट्रार। अभी हमने कुछ समय पढ़ा था कि हाँ, ये सभी अधिकार रजिस्ट्रार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा रजिस्ट्रार। सहकारी समितियों का पंजीकरण, सहकारी समितियों के नियमों का निरीक्षण, विवादों का समाधान, ऑडिट और निरीक्षण, समिति को विघटन और प्रबंधन या बोर्ड की नियुक्ति अथवा निलंबन के अधिकार रजिस्ट्रार के पास है। पांचवा है सहकारी समितियों के संबंध में सही कथन का चयन करें। अ है पंजीकरण, कम से कम 20 सदस्य आवश्यक, तो ये सही है। प्रबंधन प्रबंध समिति द्वारा संचालन, ये भी सही है। सदस्य अधिकार समान वोटिंग अधिकार, तो ये भी सही है, तो इसका उपयुक्त सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में दें कि मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में कुल कितनी धाराएं है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे और अगले लेक्चर में अध्याय 1 धारा 1 और 2 को हम समझेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।